नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज से आपके 6 बजे के इस विशेष कार्यक्रम का नाम आपके द्वारा हमने तय कर लिया है। आज से 6 बजे के कार्यक्रम का नाम होगा रण क्षेत्र। और ये जो रण क्षेत्र है आज बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित है, क्योंकि रण क्षेत्र इस वक्त बन चुका है मानव और प्रकृति के बीच। प्रकृति निरंतर इस रण में विजय हो रही है। क्यों हो रही है, इसका सीधा सीधा कारण है कि एक वक्त था कि हम यानी मानव प्रकृति के उपासक कहे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम प्रकृति के उपासक से प्रकृति के उपयोगकर्ता बने। प्रकृति का उपयोग करते करते हम फिर उसका करने लगे उपभोग। और जब प्रकृति उपासक प्रकृति उपभोगकर्ता बन गया तो इसके बाद स्वाभाविक था कि प्रकृति का आक्रोश, उसका रोष, उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका रौद्र अवतार मानव को देखना ही पड़ेगा। आज पूरे देश में ऐसे ही हालात है। आज ऐसा ही रण क्षेत्र तैयार हो चुका है जहां पर प्रकृति हाहाकार मचा रही है और मानव त्राहिमाम कर रहा है। एक वक्त था जब बारिश को लेकर, सावन को लेकर हम सपने संजोते थे, इंतजार करते थे बारिश का। गर्मी की आफत से राहत मिले, इसलिए इस एहसास का अनुभव करने के लिए हम निरंतर सावन के आगमन के लिए प्रयास करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन अब हम प्रार्थना कहते हैं कि सावन में ऐसी परिस्थिति ना बने जो परिस्थिति इस वक्त मेरे पीछे बन रही है स्क्रीन पर। दोहन की मार, प्रकृति का रौद्र अवतार, बारिश का कहर पूरे देश में बरप रहा है। 6 से ज्यादा राज्य इस बारिश की कहर का चपेट में आ चुके हैं। बाढ़, बारिश, भूस्खलन ने न जाने कितनी जिंदगियों को अपने आप काल के गाल में ली लिया है। और इन सब के बीच प्रश्न एक खड़ा हो रहा है कि आखिर ये परिस्थिति बन क्यों रही है, ये परिस्थिति बन क्यों गई है। और अगर आज ऐसी परिस्थिति है तो आगे आने वाले भविष्य में क्या परिस्थिति होगी, हमें कितना सावधान सतर्क रहना होगा। क्या हमें एक बार फिर से प्रकृति के उपभोगकर्ता से प्रकृति के उपासक बनना पड़ेगा। इन सब पर आज खुलकर करेंगे बहस, चर्चा होगी सार्थक। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज की वो टीजर रिपोर्ट जो आपको बता रही है, दिखा रही है दोहन की मार, प्रकृति का रौद्र अवतार। देश में एक बार फिर बारिश का कहर बरस रहा है। घटाटोप अंधियारों में लिपटे मेघ ऐसे बरसे कि पूरा देश ही पानी पानी हो गया। सड़कें दरिया बन गईं, नदियां तबाही मचा रही और त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर ओर आसमान से बरस रही आफत से जल प्रलय जैसे हालात पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली सब डूब रहे हैं। देश की सियासत को दिशा देने का दम भरने वाली दिल्ली भी दरिया बन गई है। जो काम सियासतदान नहीं कर पाए वो बारिश ने कर दिया। मंत्री से लेकर संतरी, खाद से लेकर आम, सब पानी पानी हो गए। पानी ने किसी को नहीं बख्शा। मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही की तस्वीर सामने आती रही। दरिया है कि अपनी हद देख रहा है, इंसान बस बेबस दिख रहा है। बादल पैमाने तोड़ रहे हैं तो पहाड़ अपनी जमीन छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सिस्टम की मार की बात हो रही है। सांसद पर सियासत भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो मिसिंग है वो है मंत्र। सवाल है कि प्रकृति हर साल क्यों रौद्र रूप धर लेती है? क्यों जीवन देने वाली प्रकृति जान लेने पर उतारू हो जाती है? आखिर क्यों प्रकृति अक्सर रौद्र अवतार में आ जाती है? जवाब तो कई है, लेकिन सबसे सटीक जवाब है प्रकृति का दोहन। प्रयोग करते करते हम सब प्रकृति का दोहन करने लगे। हम भूल गए तो क्या हुआ? कुदरत नहीं भूली। साल दर साल नेचर मदर त्रासदियों की तस्वीरों से रिमाइंडर देती रही, लेकिन खुदगर्ज इंसान कुदरत को ही कोस कर प्लानिंग में लग गया। लेकिन अब नेचर मदर गुस्सा है और नाराज है। अपने दोहन का हिसाब लेने को आतुर है। वो जवाब मांग रही है, न्याय मांग रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेसिकली इसका जो मेजर रीजन यही था कि एक
एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। जनरली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस होता है वो मानसून सीजन में कम होता है, और जितने भी जनरली ये आते हैं जनरली हिमालय से ऊपर से ही निकल जाते हैं, बहुत कम इन्फ्लुएंस रहता है। ये एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और जिसका ट्रफ मीन जैसे उसका वेव इस टाइप का डीप था, अरेबियन सी में डिप कर रहा था, वहाँ से मोचर ले रहा था। उसके अलावा एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था जो राजस्थान के ऊपर था, और दोनों का आपस में इंट्रैक्शन होने से जो ऐसा इवेंट हुआ। और मेनली जो इनका इंट्रैक्शन का जो कन्फ्लुएंस जोन था हिमाचल प्रदेश था, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रही, एक्सट्रीमली हैवी रही। इसके साथ नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा में भी रही, और यही एक मेजर रीज़न था। और दिल्ली एनसीआर दिल्ली जहाँ बाकी रीजन में भी पंजाब हरियाणा राजस्थान सभी जगह में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल काफ़ी जगह पाया गया। देखिए हम ये इस टाइप का एक्सट्रीम इवेंट हिस्ट्री में पहले भी आता ही रहा है। जैसे भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लो प्रेशर का कन्फ्लुएंस होता है तो इस टाइप का एक्सट्रीम इवेंट आता रहा है। लेकिन अगेन क्लाइमेट चेंज से कोरिलेट करने के लिए आपको लंबा डाटा चाहिए। लेकिन दैट इज़ ट्रू कि ठीक है, थोड़ा वेरिएबिलिटी आ रहा है, रेनी डेज कम हो रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ ही है, तो वो तो ठीक है बात। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, हमने देखा कि गुजरात में जिस तरीके से बिपरजॉय तूफान आया, कई ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन एक के बाद एक हर साल अगर कोई तूफान, बाढ़ की त्रासदी, बारिश का कहर, भूस्खलन जैसे हालात अगर बार बार और निरंतर ये तस्वीरें बन रही है, तो इन तस्वीरों को देखकर केवल आकलन नहीं करना है, बल्कि आकलन के बाद उस कसौटी पर भी खरा उतरना होगा जहां पर हम प्रकृति की इस नाराजगी को दूर कर सकें, प्रकृति उपासक बने। कैसे, कहां पर चूक हो रही है, क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ होगा आज चर्चा का विषय। और इस चर्चा में हमारे साथ जो अतिथि आज जुड़ रहे हैं, आप कराती हूं उनसे आपका परिचय। मेरे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं, सबसे पहले क्योंकि हिमाचल में बुरी स्थिति इस वक्त है, बाढ़ ने त्राहिमाम मचा रखा है, हमारे साथ वहां की अपडेट देने के लिए ब्यूरो चीफ विनोद पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हैं, जाने माने मौसम वैज्ञानिक डीपी दुबे साहब हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त पर्यावरणविद कनिका चोपड़ा भी इस पैनल का हिस्सा हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी और ये चर्चा बहुत सार्थक होगी, हम अंत तक किसी अच्छे रिजल्ट पर पहुंचे, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो पूरा देश इस वक्त प्रकृति का रौद्र अवतार देख रहा है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे डूब चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रकृति नाराज है, इसके कारण हम तो नहीं। इसीलिए आज खुलकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हो गए और कैसे बच सकते हैं। सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए मैं सबसे पहले विनोद आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हिमाचल से आ रही हैं। हिमाचल में इस वक्त बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने त्राहिमाम मचा रखा है। 2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि 76 लोग काल की गाल में समा गए हैं। अकेले हिमाचल की बात करें तो जो मेरे पास आंकड़ा है, आप उसे दुरुस्त भी कर सकते हैं कि 63 लोग हैं जो असमय काल के गाल में समा गए। अभी क्या परिस्थिति है खासतौर से हिमाचल में? हिमाचल में जो मानसून है 24 जून को है और आते ही शिमला में भारी बारिश हुई, उसके बाद ऊना में भारी तबाही हुई और अभी शनिवार से हिमाचल में रेड अलर्ट जारी था जो 48 घंटे तक लगातार भारी बारिश होती रही। इस दौरान जो है 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 6 लोग पानी में बह गई हैं। कुल्लू, ऊना, मनाली, मंडी, यहाँ पर भारी तबाही हुई है। बड़े बड़े मकान, जो 4 मंजिला मकान है वो पानी में डूब गए हैं, वहीं गाड़ियां बह गई है, बड़े पेड़ गिर गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई। शिमला, राजधानी शिमला में ही बड़े मकान पे पेड़ गिरा है, जिसमें से 2 लोग मौत हुई है। ठियोग में 6 लोगों की मौत हुई है। इस तरह 6 लोग अन्य जो कुल्लू और मंडी में बह गए हैं। इस तरह से पूरे हिमाचल में जो अभी 48 घंटों के अंदर 23 लोगों की मौत हुई है। जबकि 24 जून से जब हिमाचल में मानसून आया तब से लेकर 63 लोग इसमें मारे गए हैं। लगभग 4000 करोड़ का इसमें नुकसान बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को हुआ, रास्ते अभी भी बंद है। हिमाचल को आने वाले जो चंडीगढ़ से शिमला रास्ता है वो अभी बंद है। आज भी शिमला में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, दूध, ब्रेड, ये नहीं पहुंच पाई है। ऊपरी शिमला को जाने वाला रास्ता वो पूरी तरह से बंद है, बसें पूरी बंद है। अन्य जगह जो स्कूल हिमाचल में भारी जी आज भी बंद है, कई ऑफिस बंद है, लोगों को परेशानी हो रही है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कुल्लू में लाइटें अभी तक जो नहीं बहाल हो पाई है। बाहर के जो पर्यटक हैं वो अभी फंसे हुए हैं। पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाए हैं उनको निकालने के लिए। हालांकि शिमला में भी बीते दिन 6 लोगों को
सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। तत्ता पानी में जो पुल है वो पूरी तरह से पानी उसमें जलमग्न हो गया था, उसमें से 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। यानी हर कोई बेबस है, यानी हर कोई बेबस है प्रकृति की इस मार के आगे। डीपी दुबे साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, विनोद से आपने सुना कि हिमाचल के क्या हालात हैं, वो तो ग्राउंड जीरो पर हैं, वो परिस्थितियों को सामने से देख रहे हैं और हम जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। प्रकृति नाराज है, इंसान बेबस नजर आ रहा है। सबसे पहले डीपी दुबे जी, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो बदलाव हुआ, ये जो नाराजगी है प्रकृति की, उसके पीछे वजह इंसान खुद है? जी बिल्कुल, इसके बजाय पीछे तो हम ही सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअली प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, उससे जो वातावरण में जो तब्दीली आ रही है, जितना पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस सब का कारण कुछ ना कुछ तो मिला जुला है। अभी देखिए, अदरवाइज अगर जैसे मानसून ऑनसेट हुआ, उसके बाद में अचानक आप देखें कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हुई। और जनरली ये होता है कि जो वेदर सिस्टम्स बन के आते हैं, जैसे बिहार बंगाल में बनेंगे, उसके बाद उड़ीसा, मध्य छत्तीसगढ़, राजस्थान होती हुई जाएंगी, तो सेंट्रल इंडिया में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन अभी आपने देखा कि जो भी वेदर सिस्टम बन रहा है, मोस्टली जो थोड़ा नॉर्दर्ली ज्यादा उसका ट्रैक है जी। और अभी जो मूव होके गया है, आप देखिए ये आपका वेस्ट यूपी से लेके और जो है क्या बोलते हैं इसको, उत्तराखंड वगैरह काफी रेन हो रहा है। और अभी ये तो चलेगा एक्चुअली, आप एटलीस्ट अगले 2 दिन तक जो है ये एक्टिविटी बनेगी। 13 तारीख के बाद से अपन उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिलेगा। 13 तारीख के बाद इसमें रिलीफ मिलने की उम्मीदें हैं, लेकिन ये तो हम जो वास्तविक परिस्थिति है कनिका, उसे देखते हुए आ रहे हैं। कनिका चोपड़ा जी, आपके पास आ रही हूँ कि जो वास्तविक परिस्थिति है उस पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ, इस डेट के बाद, उस डेट के बाद हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन रिलीफ जब हम रिलीफ बोलते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ये रिलीफ सतत क्यों नहीं हो पाता, ये निरंतर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्रकृति का जिस तरह से दोहन हो रहा है, आज प्रकृति वो रौद्र अवतार दिखा रही है। ये परिस्थिति क्या आज से 10 साल पहले जो परिस्थिति थी और आज की 10 साल बादों की परिस्थिति में एक बड़ा फर्क आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, अगर हम परिस्थिति की बात करें तो आज से 10 साल पहले परिस्थिति, हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे का। ये जो आज आप देखेंगे कि बड़ी बन रही हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है अपने कनिका, आई एम सॉरी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। डीपी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीपी दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि रिलीफ मिलेगा। मेरा प्रश्न जो कनिका से था, मैं आपके पास अब ये प्रश्न लेकर आ रही हूँ, ये रिलीफ सतत और निरंतर क्यों नहीं हो पा रहा है? परिस्थितियां बदलती गई, हम क्लाइमेट चेंज की बार बार बात कर रहे हैं, उसे लेकर हम काम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा है सर? देखिए, इसमें इतना आप उम्मीद करें कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे, तो ये चांसेस नहीं है, क्योंकि हम इतना ज्यादा पॉल्यूट कर चुके हैं एनवायरमेंट को कि अगर आप अभी से एकदम 100% कंट्रोल कर लें, तब भी अगले 10 साल तक इसका असर रहेगा। तो और उसके बाद कंट्रोल तो 100% हो ही सकता, आप समझ सकते हैं। तो इसमें प्रकृति में बहुत ज्यादा बदलाव जो आ रहा है, जो आपके पेड़ हम लोग काट रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका असर जो है हमारी प्रकृति पे पड़ रहा है। और उसके कारण जो वेदर सिस्टम जो नॉर्मल उसका ट्रैक होना चाहिए, वो चेंज जैसे हो रहा है। जैसे मैंने बताया अभी कि ये जनरली जैसे रेनफॉल शुरू होता है तो सेंट्रल इंडिया में पहले ज्यादा बारिश होती है, उसके बाद में फिर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन इस बार आप देखेंगे शुरू में ये जैसी मानसून ऑनसेट हुआ, नॉर्दर्न पार्ट्स में ज्यादा रेन हो रहा है, जबकि सेंट्रल में और सदर्न पार्ट्स में कम हो रहा है। तो ये प्रकृति का जो एक चेंज आ रहा है इसमें, ये कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबल है। और जो वेदर सिस्टम जो अनयूजुअली जो मूव कर रहे हैं और जो अनयूजुअली जो रेनफॉल हो रही है, वो उससे हम सारे लोग
तो इससे मतलब नुकसान तो होगा ही होगा। ठीक है, अनयूजुअल रेनफॉल हो रहा है और ये अनयूजुअल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्वयं ने ये प्रकृति के साथ जो मजाक किया, उपयोग नहीं, पहले उपासक थे फिर उपयोग करने लगे और फिर उपभोग करने लगे, तो ये परिस्थिति तो आनी ही आनी थी। कनिका, आप अपनी बात रखिए अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है कनिका, प्लीज बोलिए। देखिए, अगर आप ये प्रकृति की बात हुई प्रकृति से इन सालों के अंदर, इसके ने जो देखा है कि वृक्षारोपण काम वो बहुत स्लो हो गया है। हमारी जो प्रणाली के अंदर हम वृक्षारोपण के बारे में कम से कम बात कर रहे हैं और ज्यादा कमर्शियल बात कर रहे हैं। हम कहाँ जोड़ रहे हैं नई जनरेशन को इन चीजों के साथ? वो सब चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आने वाले चाहते हैं कि परिस्थितियां फिर ना आए, तो हमें नई जनरेशन को इन सब चीजों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। ये तो बात थी फ्यूचर की। आज के लिए हमें क्या करना है? जो हम अपने कमर्शियल पर्पस के लिए पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट, और ये सोच रहे हैं कि बड़ी बिल्डिंग बना, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा है। हम ये प्रोग्रेस नहीं है, हम प्रोग्रेस कह रहे हैं लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं है, ये हमें खुद को समझना होगा। हम कमर्शलाइज कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मदर नेचर के साथ भी, प्रकृति माँ के साथ भी अगर व्यापार जुड़ जाता है, कमर्शलिज्म जुड़ जाता है, तो फिर हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। मैं विनोद आपसे एक और अपडेट लेती हूँ, फिर अपने बाकी के दो मेहमानों के पास चलूंगी, उनसे उनका वर्जन जानने के लिए इस पर खासतौर से। हिमाचल की जो परिस्थिति बनी हुई है, विनोद आपसे मेरा प्रश्न है, हिमाचल में जो स्थिति अभी बनी हुई है, अब पिछले वर्ष की अगर बात की जाए, ऐसी परिस्थिति बनी थी लेकिन ये कहा गया था कि हम काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है और सरकार से ऊपर लोग काम कर रहे हैं। क्या काम किया? क्या वृक्षारोपण, जैसा कि अभी कनिका जी ने कहा कि वृक्षारोपण के प्रति लोगों का लगाव जो होना चाहिए वो है नहीं, क्या उस दिशा में कोई काम हुआ? या हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी जो नदी के किनारे जो बसे हुए घर हैं, कटान पर कटान, हिमाचल को टूरिस्ट स्पॉट बनाकर किनारे पर ही बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना देना, होटल्स बना देना, ये सब कुछ क्यों नहीं रुका? और जबकि ये दम भरा जाता रहा कि हम प्रकृति के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसा परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो फिर ये सब क्यों होता चला गया? देखिए, हिमाचल में जो पहाड़ी है उसे काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। उसका यह परिणाम है कि जो इस तरह के आपदाएं देखने को मिल रही है, पहाड़ बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ को खोदा जा रहा है, वहां सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन जो पेड़ है लगाने के नाम पे वो जीरो है। हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है लेकिन जंगलों में पेड़ लगाए जाते हैं। जहाँ सड़कें काटी जाती है, अगर आप देखें तो चंडीगढ़ से शिमला में पूरा पहाड़ काट दिया गया है, वो हमेशा जगह कच्ची हो गई। हर साल वहां पर लैंडस्लाइड होता है, मकान गिरते हैं, लोग मारे जाते हैं। वही ऐसा ही जो कुल्लू में है, वहां पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, वहां पर जो पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ काटे गए हैं उसकी जगह कोई भी नया पेड़ नहीं लगाया गया। इसका कारण हर साल जो वहां पर जमीन है कच्ची होती जाती है, खिसकती जाती है, और हर साल बड़े से बड़े जो हादसे इस तरह के सामने आ रहे हैं। अगर ये देखे जाए तो हर साल, बीते साल भी कुल्लू में इस तरह का हुआ था, उससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, शिमला में भी बीते साल भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अगर सरकार की तरफ देखा जाए तो कैसे हम कार्य कर रहे हैं, वन महोत्सव बना रहे हैं, पेड़ लगाएंगे, लेकिन जो जहां पर पेड़ लगाने चाहिए वहां तक शायद अभी तरह पेड़ नहीं लगाए गए, जिसका कारण है ये देखने को मिल रहा है। जी लाल, तो कारण देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वायदे किए गए, दम भरा गया, लेकिन वो परिस्थिति पूरी नहीं हो पाई है। डीपी दुबे साहब, ये देख रहे हैं आप, सुना आपने कि हिमाचल में दम तो बहुत भरा गया था, केवल हिमाचल ही नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ हमें प्रकृति के प्रति अपना जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए था, वृक्षारोपण करना चाहिए था, कटान रोकना चाहिए था, क्या उस इंटेंसिटी के साथ हम आगे बढ़ पाए? जी बिल्कुल नहीं। हम एक्चुअली जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए था, जो हमारा एक्चुअली एक रोड मैप होना चाहिए था कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इतना काम करने के, वो उतना हुआ नहीं है। आप देखें कि देखिए, आपने कहा कि पहाड़ खिसक रहे हैं पानी के कारण, मतलब वहां पर अगर आप देखिए कि पूरे जगह अगर हम वृक्षारोपण होता, बड़े दरख्त होते, तो शायद उतनी तबाही नहीं होती। दूसरा यह है कि हमारा जो नदियों के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं कि बिल्कुल उसके बैंक के ऊपर ही मकान वगैरह हम बनाना शुरू कर दिए। वो एक और जो
नहीं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैंक्स पर ही, किनारों पर ही मकान बन जाते हैं, होटल बन जाते हैं, रिजॉर्ट बन जाते हैं, तो इसके लिए तो ये तो हरी झंडी दी जाती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं से फिर गवर्नमेंट्स की हो जाती है, और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इन्वायरमेंटलिस्ट के साथ बैठकर ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि प्रकृति का दोहन कैसे बचे। कहाँ हो पा रही है वो कंपैटिबिलिटी? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि देखिए सरकार का तो काम है ही, उसके साथ में ये हम इंडिविजुअल का भी इसमें आपसी समझ होनी चाहिए। हमको भी सोचना चाहिए कि हम प्रकृति के लिए क्या करें, क्योंकि हम सिर्फ प्रकृति का दोहन ही कर रहे हैं तो उससे तो प्रकृति नेचुरली उसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम प्रकृति के प्रति एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की सोचें और ऐसा ना करें जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो और हमको खुद नुकसान हो। बिल्कुल। आप देखिए कि जैसे एकदम नदी के किनारे अगर हम मकान बनाएंगे तो नेचुरली कभी न कभी तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बनेगी, और जब बनेगी तो उस समय तो उसके रिजल्ट्स भी ऐसे आएंगे, उसके रिजल्ट्स भी ऐसे आएंगे। लेकिन डीपी दुबे साहब, मैं कुछ लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि इस बार ये बहुत सामान्य है। क्या ये चीजें सामान्य हो चुकी हैं? ये जो परिस्थिति बन रही है इसे आप सामान्य मानेंगे? नहीं, देखिए ये परिस्थितियों में अभी सामान्य नहीं हो रही है। इसको सामान्य होने के लिए काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया इतना हम पॉल्यूशन कर चुके हैं कि इसको हम अगर आज बिल्कुल ही रोक दें तो भी इस अगले 10 सालों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ये रुकना तो पॉसिबल है ही नहीं। अभी भी हम बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति की छेड़छाड़ का इसका असर हमको मिल रहा है और उसका हम सफर भी कर रहे हैं। परिस्थिति जो बन रही है कनिका जी, हम बात करते हैं कि हम बहुत तरीके से जलवायु को किस तरीके से, प्रकृति को किस तरह से, अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे डीपी दुबे साहब भी कह रहे हैं कि काम करने, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अगर अभी इमीडिएट काम शुरू भी होगा तो इसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं नजर आएगा, क्योंकि हम नुकसान बहुत ज्यादा कर चुके हैं। से सहमत हो पर जिस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई काम उस लेवल का नहीं हुआ है, और उसका ये कारण है कि प्रकृति ने अब रुद्र रूप ले लिया है। इसको रोकने के लिए अभी भी हमें उस लेवल पर करना जरूरी है जो हमें इसको रोकने में मदद करेगा, और वो काम करना है। सिर्फ कागज पे एक लिख कर दे देना प्लान कि ये करना है, वो नहीं चलेगा। और ये आप कहें कि अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, बिल्कुल नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। एक प्रशासन या एक इंसान या एक संस्था मिलकर इसको नहीं कर सकता, ये हम सबको मिलकर करना होगा। और मैं इस पे बार बार हर पैनल पे ये एम्फसाइज करती हूँ कि इसके लिए हम सबको एक होना होगा और सोचना होगा एक तरीके से। ये आज के लिए नहीं, आने वाली लेकिन एक तरीके से कैसे सोचेंगे? यहाँ पर तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस भी है, आबादी बढ़ती जा रही है कनिका जी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम और आप, हो सकता हो हम दो हमारे दो पर सहमत हो जाएं, लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे समुदाय हैं जो 444 में बिलीव करते हैं। तो जब वो उनकी सोच और ये सोच मिलेगी ही नहीं, तो एकजुट होकर यूनानिमस होकर हम प्रकृति के उपासक कैसे बन पाएंगे? उसके लिए वही हमें एजुकेशन ही एक तरीका है जिस तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए और उनको बताया जाए, उनको एडुकेट किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तक भी हमारे, आप जाइए नीचे तबके के लोगों को एजुकेशन उस लेवल की दी नहीं जा रही जहां पर ये बताया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये एक प्रोग्राम हमें लॉन्च करना होगा सबको मिलकर, जहाँ पे हर चीज का सही और गलत बताना होगा। ठीक है, तभी हम उस लेवल तक सही और गलत। डीपी दुबे जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। वैसे तो आप मौसम वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की बात हम करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि हमने प्रकृति को विज्ञान से ज्यादा जोड़ दिया और धर्म से दूर लेकर चले जाते रहे, इसलिए ये स्थिति बनी? अगर प्रकृति को हमने धर्म से जोड़कर रखा होता, उसके उपासक निरंतर रहते, तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, क्योंकि हमारे इसमें जो भी समाज है, इसमें अगर आप देखें कि पेड़ पौधों से लेके और नदियों से लेके
और सब चीजों की पूजा होती थी, और हम लोग जो है उनके उपासक हुआ करते थे। आजकल थोड़ा सा कम ट्रेंड हो गया है एक्चुअली। तो उससे क्या होता है, लोग जो है हर चीज का ध्यान रखते थे कि नदियों को पॉल्यूट नहीं करना है, पेड़ों को काटना नहीं है, पेड़ों की जो है उनको लगाना है, ज्यादा वृक्ष लगाना है। ये सब चीजें से जो था, धर्म एक तरह से हमको प्रकृति को कंट्रोल करने में या प्रकृति को बचाने में एक्चुअली हमारी मदद करता था। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि धर्म हमें प्रकृति को कंट्रोल करने में, उसमें मदद करता था। क्योंकि जो कहते हैं ना कि प्रकृति के नियम होते हैं, प्रकृति के नियम ही वास्तविक रूप में ईश्वर हैं। और जब हमने उसी नियम को दरकिनार कर दिया, हमने अपने ईश्वर को ही दरकिनार कर दिया, तो ये नाराजगी हमें झेलनी थी, ये लिखा ही हुआ था। बहरहाल विनोद जी, आपके पास आ रही हूँ। अब परिस्थिति ऐसी बनी है, सबक लेने की बात हो रही है। बहरहाल मैं अभी फिलहाल एक अपडेट आपसे चाहूंगी, बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए। जो लोग फंसे हैं उनके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया है। जितने भी वहाँ प्रशासन वहां पर जाके पूरी तरह से उनकी व्यवस्था कर रहा है, उनको निकालने के लिए सुरक्षित प्रयास कर रहा है। मनाली में, कुल्लू में, मंडी में जहां लोग फंसे हैं अब तक, उनके लिए विशेष एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग कोई भी इनके परिचित हैं वो वहां संपर्क कर सकते हैं। एक लिस्ट डिस्प्ले की गई है जिसमें पुलिस के पास जो लोग फंसे हैं उनकी पूरी लिस्ट है। वो वहां अगर कोई इनका परिचित है, बाहर रहने वाला है, वहां पुलिस से कंट्रोल कर संपर्क करके अपने जो रिश्तेदार है उनके बारे में पता कर सकता है। वहीं अन्य जो लोग अभी जिनका पता नहीं चल पा रहा है, उनके बारे में जो एनडीआरएफ टीम है, डिजास्टर मैनेजर, वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि और जो कोई नहीं है, जैसे नदी में कई लोग बह गए हैं, उनके भी निकालने का प्रयास जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी लाल, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सरकार अभी मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन ये मुस्तैदी हमें बहुत पहले ही दिखानी चाहिए थी। खास तौर से प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए था। प्रकृति के उपासक ही बने रहते तो ये परिस्थिति नहीं होती। आपने खुद सुना कि मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि धर्म जो था वो प्रकृति को नियंत्रित करने का एक माध्यम बना था, लेकिन हमने धर्म को, प्रकृति के नियमों को, जिसे ईश्वर कहा जाता, उसे कोसों पीछे छोड़ दिया। और आज हम कहाँ आकर खड़े हैं? तय आपको और हमको करना है, प्रकृति उपासक या फिर प्रकृति उपभोगकर्ता। आकलन जरूर करिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रण क्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।